हिस्ट्री। क्या चल रहा था? उपनिवेशवाद का तृतीय चरण। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण शुरू हो गया था। क्या टेन्योर बताया था इसका? हाँ, अब बताओ। हाँ से, हाँ आज़ादी तक, जब तक चलेगा इसमें। सबसे पहले हम उद्देश्य समझते थे। तो इस चरण का जो उद्देश्य है, इसमें दो उद्देश्यों को देखना होता है हमको। पहला है भारत को अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश हेतु प्रयोग। भारत को अधिक से अधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए प्रयोग किया जाना था। दूसरा, 1857 की क्रांति जैसी घटना के पुनः होने से बचने का प्रयास। अब तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में हमारे ब्रिटिश उपनिवेश की जो औपनिवेशिक नीति है वो इस प्रकार चेंज होगी। हमने जरा क्वेश्चन ही देखे ना, क्वेश्चन निकालना कल के। मिस्टर आदित्य, हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, एमसीक्यू मोड में। जैसे आज जो मैंने यस्टरडे में जो चीज़ पढ़ाई थी उसकी आज एक रिवीजन क्लास भी हो जाती है, और जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसका रिवाइज हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे हम 5 क्वेश्चन डेली करते हैं। आपको लिंक, मतलब ये ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको ये लिंक मिल जाएगा, रोज़ आपको ये देखना होगा। कहाँ पे है? ग्रुप ही नहीं मिल रहा। मिल गया क्वेश्चन? कल शाम क्वेश्चन डाले थे ना हमने? हाँ, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है, पढ़ो जरा। हम्म 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 था। तो इनमें से कितने कथन सही हैं ये बताना होगा ना। अच्छा, लास्ट ऑप्शन में क्या था? वह ब्रिटिश उदारता के मिसाल के रूप में भारत को प्रस्तुत करना चाहता था। वह ब्रिटिश उदारता के मिसाल के रूप में भारत को प्रस्तुत करना, ये भी सही है क्या? थर्ड क्वेश्चन पे जो तीसरा स्टेटमेंट है उस पर गौर से देखो जरा। आपको तो क्वेश्चन अभी मिले नहीं होंगे, कल से आपको डेली मिलेंगे। आपको ग्रुप से लिंक कर दिया जाएगा ना, फाउंडेशन ग्रुप से। वह ब्रिटिश उदारता के मिसाल के रूप में भारत को प्रस्तुत करना चाहता था। मतलब वो ये चाहता था कि भारत, जो ब्रिटिश हैं वो क्या हैं, उदार लोग हैं। क्या वो ऐसा सिद्ध करना चाहता था? नहीं करेगा, क्योंकि ये द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद चल रहा है। यहाँ पर यथासंभव युद्ध और विलय की नीति को अपनाया गया है, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो रहे हैं, तीसरा ऑप्शन
सही नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सही मिलान करना था। सती प्रथा का उन्मूलन कौन से ईयर में हुआ था? हाँ 29। और दास प्रथा का उन्मूलन? बाल हत्या उन्मूलन का दशक। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मैकाले कोड की स्थापना कब हुई? कल बताया था मैंने, कुछ ध्यान है आपको? 37। हाँ 35 में तो ये आया था ना, लॉर्ड मैकाले को अपॉइंट किया गया था। 37 में कोड बनकर रेडी होता है, लिखाया था ना, कल कॉपी में लिखा भी होगा, लिखा था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। हाँ विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग तो पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना वो। भारत का कौन बनेगा? विलियम बेंटिक। डाउनवाल फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे रहा था? यातायात से, रेलवे से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से। कल हमने बात की थी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक आ गए थे हम? तो देखो उद्देश्य आपके सामने मैंने कुछ लिखा है हिमांशु जी। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण शुरू हो गया था। कल हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा था? उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण को हम कहाँ तक ले आए थे? संवैधानिक विकास तक। आज हमारी क्लास है तृतीय चरण में एंट्री करी थी। तो पहले तो उपनिवेशवाद हमको शीशे की तरह साफ हो जाना चाहिए। उपनिवेशवाद सबको समझ में आ रहा है ना क्या है? आपको कल थोड़ा हिंट दिया था उपनिवेशवाद मैंने, आपको समझ में आया होगा। इनफॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ? गुलाम बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। टेक्निकली उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि आर्थिक नीतियों से प्रेरित होती है। उसमें मुख्य विचारधारा कैसी होती है? आर्थिक दोहन। किसी भी देश के आर्थिक संसाधनों का क्या करना होता है? दोहन करना होता है। तो आर्थिक संसाधनों के दोहन के क्रम में किसी भी देश में उसके आर्थिक संसाधनों के दोहन करने के लिए वहाँ के राजनीति, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी व्यवस्थाओं को अपने पक्ष में किया जाना, वो क्या होता है? उपनिवेशवाद। ओके। भारत में उपनिवेशवाद उसी क्रम में हमको विकसित होते हुए दिखाई देगा जिस क्रम में यूरोप में पूंजीवाद का विकास हो रहा था। इस बात पर हमने डील किया था पहली क्लास में, है ध्यान? विश्व में पूंजीवाद कहाँ पैदा हुआ था? बताया था ना आपको मैंने, कहाँ पैदा हुआ था पूंजीवाद? यूरोप में। यूरोप में ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया था। उदारवादी विचारधारा जो हम पढ़ रहे थे कल, उदारवाद ने क्या प्रमोट किया था? पूंजीवाद। बताया था ना कि पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण का प्रभाव सामाजिक स्तर में जो पड़ा था वो क्या था? व्यक्तिवादी था। राजनीतिक स्तर पर जो उसका प्रभाव पड़ा वो क्या था? उदारवाद। और इकोनॉमी के फील्ड में जो उसका इम्पैक्ट पड़ा वो क्या था? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद जिस स्वरूप में अपने को ढालता गया उसी स्वरूप में विश्व स्तर पर क्या होते गए? उपनिवेशवाद। ठीक है। तो उपनिवेशवाद क्या है? एक पूंजीवाद का रिजल्टेंट है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट इम्पैक्ट कहते हैं जिसको। तो पहले चरण में जो पूंजीवाद हुआ था उसको हमने कौन सा पूंजीवाद घोषित किया था? हाँ वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या हो रहा था? वस्तुओं की आयात और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा था? जगहों को अपने पक्ष में किया जा रहा था ना, उपनिवेश बनाए जा रहे थे। तो उस चरण में हमने देखा था भारत में कैसे इन्होंने भारत को कैसे गुलाम बनाया था प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में हमने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था यूरोप में, औद्योगिकरण हुआ था। और औद्योगिकरण के क्रम में भारत को क्या बनाना था? तैयार माल का एक्सपोर्टर, और कच्चे माल का क्या बनाना था? एक्सपोर्टर, है ना। इंपोर्ट क्या करना था? जो वहाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वहाँ जो माल रेडी हो गया है वो सब इंडिया में बेचना था। उसी क्रम में हमने पूरे रेलवे का विकास वगैरह समझा था कि कैसे इन्होंने भारत में अपनी पकड़ बनाई, मतलब घर घर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास किया था। अब हम आगे थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या हो गया? देखो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या लिखा? भारत को अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए प्रयोग करना। अब द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में हमने क्या देखा कि ब्रिटेन में क्या हो गया था? औद्योगिकरण था। अब जहाँ उद्योग होंगे वहाँ क्या हो जाएगा? पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, खूब पैसा हो जाएगा उनके पास। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया भारत से या फिर अन्य उपनिवेशों से। केवल भारत ही गुलाम नहीं था ना, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया हुआ था। तो भारत तो सोने की चिड़िया था, वैसे बहुत सारे देश रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि उसको अब क्या करना होता था? इन्वेस्टमेंट करना था। इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी की अवधारणा है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? हाँ, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट या निवेश? टेक्निकली क्या हो सकता है निवेश का मतलब? देखिए
आपको बताया था मैंने ना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो क्या करता है, इनहेंसिंग अवर प्रोडक्टिविटी। अब एक एग्जांपल मैंने आपको हमेशा बताया था, मान लो कि मैंने एक कार खरीदी, ओके, एक कार में मैंने व्हाइट पट्टी लगाई, एक कार में मैंने येलो पट्टी लगा दी। जहां मैं व्हाइट पट्टी लगा रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, उपभोग। वो क्या है, उपभोग। अगर पीली पट्टी लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, निवेश, क्योंकि उसके द्वारा मेरे पास अब इनकम आने वाली है। ठीक है, तो मेरी अभी जितनी इनकम है उस इनकम को 1 रुपया बढ़ाने या 1 रुपया घटाने के लिए मैं जितना, हमेशा घटाने के लिए तो नहीं करेगा आदमी, बढ़ाने के लिए जो भी पैसा अतिरिक्त खर्च करेगा उसे क्या बोलेंगे, निवेश। तो इन्होंने खूब पैसा तो इंडस्ट्री से आया है इनके पास, अभी क्या चाहते हैं, उस पैसे को डबल करना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको क्या चाहिए, एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे इनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो ऐसा सबसे बढ़िया प्लेस कौन सा था, इनके उपनिवेश, जो क्षेत्र इन्होंने गुलाम बनाए थे। क्यों, उसका रीजन समझो, क्योंकि उन वहाँ क्या है, लेबर बहुत सस्ती मिल जाएगी। ठीक, क्या मिलेगा, सबसे पहले श्रम सस्ता है, उपनिवेशों में श्रम सस्ता है। अब सब लोग तो गुलाम उनको पैसा नहीं भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, दास टाइप के तो हैं सब, मत दो पैसा उनको। कार्ल मार्क्स ने आत्मलोक का सिद्धांत यहीं से तो दिया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करता है, हमारी हमसे जितना काम लेता है उतना पैसा हमको नहीं दे पाता है ना। तो ये क्या करना था, भारत को यूज। अब भारत को जो तृतीय चरण में इन्होंने जो गुलाम बनाया उसका रीजन क्या रहा, नहीं समझ पाए। तृतीय चरण में भारत को गुलाम क्यों बनाया जा रहा है, अब क्या हित है उनका, निवेश करना है ना। औद्योगिकरण से उनको पैसा आ गया है, उस पैसे को क्या करना है, भारत में निवेश करना है। हाँ हाँ, अब वो अगले जस्ट इसके बाद अब वो पढ़ेंगे ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा पढ़ेंगे, तो उसमें सारी हमारी विचारधाराएं खुलेंगी। यस, जब हम अंग्रेजों की विचारधारा को समझने के लिए, देखो शिक्षा आ गई है, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा आ गई ना, इंग्लिश शिक्षा आ गई है, उसकी विचारधारा में कुछ लोग आएंगे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, MG रानाडे वगैरह, इन सबको हम देखेंगे, ये प्रयास करेंगे। हाँ, फिलहाल अभी तक ब्रेन वॉश ही चल रहा है, अभी मैं उसमें आता हूँ और अच्छे से, जब ये 1857 के विप्लव के बाद महारानी विक्टोरिया का शासन देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो अब भारत का यूज क्या होना है, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो पूंजी निवेश होनी थी वो कहाँ होनी थी, रेलवे में। कल पढ़ा था ना, रेलवे, ब्रिटेन से जितनी भी पूंजी आनी थी उसका 50% तो रेलवे में लग गया। ठीक है, देखो मद मतलब जहाँ यूज होना था पैसा, भारत में जहाँ प्रयोग होगा, सबसे पहले क्या होगा, रेलवे में होगा। रेलवे के बाद हमारा खनन, और हमारी ये बागवानी में, ये इन क्षेत्रों में क्या होना है, ब्रिटिश पूंजी इन क्षेत्रों में लगनी है। और एक और लिख दो, सरकारी ऋण। इन लोगों ने क्या किया, सरकार को उधार देना भी शुरू कर दिया, ब्रिटेन के जो पूंजीपति वर्ग था। आपको समझ में आया ये आदित्य भाई? तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा, भारत को यूज कैसे करना है, निवेश। भारत में क्या होना है, पूंजी का निवेश, और इन क्षेत्रों में पूंजी का निवेश होना है, ये लिखा है रेलवे में। फिर आपको मैंने गृह व्यय समझाया होगा, होम चार्ज। हिमांशु भाई, होम चार्ज बताया था, होम चार्ज, गृह व्यय। गृह व्यय यही है, देखो भारत में रेलवे के लिए मान लो कि 10 करोड़ रुपए रेलवे के लिए किसी व्यक्ति ने खर्च किए हैं, किसी व्यक्ति ने खनन में 10 करोड़ खर्च कर दिए। अब कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, रिटर्न के लिए करेगा ना। भारतीय नहीं, भारत में करने कह रहा हूँ, ये सब ब्रिटेन के लोग हैं। बाद में आऊँगा मैं उसमें, भारतीय अमीरों को तो मौका ही नहीं दिया ना, उसमें हम पढ़ेंगे ये टाटा वगैरह सब, फिक्की वगैरह बनी थी हमारी, वो कल की क्लास में आएगा। मौका ही नहीं मिला ना, मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे अमीर बनोगे। अगर हमारी अभी भारत सरकार हमको मौका ही नहीं दे, कोई अंबानी बन पाएगा? हाँ, जमशेदजी टाटा, उन्होंने प्रयास किए लेकिन उनको उस स्तर की सफलता बाद में मिली ना।
अभी देखेंगे उसमें, हम कल आएंगे, वो हमारी क्लास में ये बातें सब आएंगी कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे इम्पेक्ट किया गया। फिलहाल भारत में जो पैसा था उसका यूज़ कहाँ होना है, रेलवे में, खनन में, बागवानी में और सरकारी ऋण में। अब होना क्या है, इसके बाद हर साल क्या होना है, रिटर्न जाएगा ना। कोई व्यक्ति पैसा क्यों लगाता है, पैसा कमाने के लिए। तो इनको अब पैसा कमाने के लिए क्या होना है, भारत में गृह व्यय, होम चार्ज के रूप में ईयरली एक अमाउंट कहाँ जाता था, ब्रिटेन को चले जाता था। अब वो अमाउंट था कैसे, देखो, जिसने रेलवे में पैसा लगाया होगा उसको रेलवे में वापस मिलेगा, जिसने खनन में लगाया होगा उसको वहाँ से पैसा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकार को भी क्या दिया था, उधार दिया था, तो उनको ब्याज के रूप में क्या देना था, रुपया वापस ईयरली देना होता है। तो ऐसे एक होम चार्ज कहते हैं इसको। गृह व्यय समझ में आया। रिटर्न, अरे ब्रिटेन के व्यापारियों ने पैसा लगाया इन क्षेत्रों में, ठीक है, इनको ईयरली क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए ना। तो रिटर्न के रूप में जो पैसा भारत से जाता था ईयरली, उसको हम क्या कहते थे, होम चार्ज। पर साल भारत से एक फिक्स अमाउंट, जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ भारत में ब्रिटेन के द्वारा, उसका लगभग 70% होता था। इतना पूरा का पूरा कौन लेके जाते थे, ये ब्रिटिश पूंजीपति। ये ब्रिटिश पूंजीपति हैं जो इन क्षेत्रों पर सारा पैसा वापस ले जाते थे। क्लियर। अब दूसरा उधर देखो, 1857 की क्रांति जैसी घटना के पुनः होने से बचने का प्रयास। अब इन्होंने सारी वैसी रणनीतियां अपनाई कि 1857 का विद्रोह ना हो पाए, ठीक है। इसमें कैसे कैसे होगा हम आगे को, पहले ये चीज़ समझ में आई ना क्या हो रहा है, उद्देश्य समझ में आया आपको, समझ में आया उद्देश्य। दो उद्देश्य आपके सामने बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख दिया मैंने, इसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, बस। आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। भारत में तृतीय चरण का क्या चल रहा है, उपनिवेशवाद। अभी तक बस इतना बताया कि उसके उद्देश्य क्या थे। दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, भारत को यूज करना है एज ए इन्वेस्टिंग फील्ड। इन्वेस्टमेंट किन किन क्षेत्रों में होगा, ये आपके सामने लिखा। दूसरा है कि 1857 जैसी क्रांति का रिपीटेशन ना हो। इन दो प्रयासों से अब हमारी सारी नीतियां बनाई जाएंगी। नीतियों में सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक नीतियां। अब हेडिंग डालना, पॉलिटिकल पॉलिसीज, राजनीतिक नीतियां। राजनीतिक नीतियां। पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज करने का प्रयास होगा, देखो। भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण नीति को त्याग कर अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल। प्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल, ये थी राजनीतिक नीतियों का उद्देश्य तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में, ठीक। ये हो गया राजनीतिक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव फॉर द पॉलिटिकल असेसमेंट। देखिए, जो 1857 का विप्लव हुआ था, अब कोई भी अगर ऐसी विद्रोही घटना होती है तो इंसान क्या करता है, उसका असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करना है कि घटना क्यों घटी होगी ना। हम भी देखते हैं अगर कोई हमारे साथ अनहोनी होती है तो हम कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने जब अनहोनी देखी थी, जो 1857 की क्रांति के रूप में देखी गई थी अनहोनी, उन्होंने पाया कि ये विप्लव उस क्षेत्र में ज़्यादा हुए थे जहाँ इन्होंने क्या किया था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में जिन क्षेत्रों को लिया था। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। जिन क्षेत्रों को इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया था उन क्षेत्रों में विद्रोह ज़्यादा हुआ था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट, ये जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस को पढ़ा था, कुशासन की नीति पढ़ी थी ना। कुशासन की नीति के तहत कौन था, अवध क्षेत्र, ठीक है। अवध का क्या किया था, विलय किया गया था। तो अवध क्षेत्र जो है हमारा, अभी अवध क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूपी एंड बिहार,
तो ईस्ट यूपी एंड जो वेस्टर्न बिहार वाला एरिया है वो पूरा सेंटर था, एपी सेंटर कह सकते हैं किसका, 1857 के विद्रोह का। तो अवध वाला क्षेत्र इसका क्या बन के आया, एपी सेंटर के रूप में उभर के आया। तो इसका मेन कारण जो इनको दिखाई दिया वो क्या था कि जिन क्षेत्रों को हमने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया है उन क्षेत्रों में 1857 की जैसी क्रांति संभव है। तो अब सारी रणनीतियाँ चेंज हो जाएंगी, मतलब अब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को त्यागेंगे और अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं 1 नवंबर 1858 में वो आती है ना, ब्रिटेन की क्राउन से घोषणा आती है, उन घोषणाओं के कुछ हम तथ्यों को लिखेंगे। 1 नवंबर 1958 ब्रिटिश ताज की घोषणा, ब्रिटिश ताज के द्वारा कुछ घोषणाएं की जाती हैं। उन घोषणाओं में पहला है कि भारत के साथ ब्रिटिश, ठीक है सॉरी, भारत के साथ ब्रिटिश शासन के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे, सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। ये घोषणा की जाती है किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, कि भारत के साथ जो ब्रिटिश शासन के संबंध हैं उनमें क्या रहेगी, मित्रता की भावना बनी रहेगी। दूसरा, भारत में साम्राज्यवादी विस्तार, भारत में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को छोड़ना। ब्रिटिश सरकार ने बोल दिया कि अब हम तुम्हारे यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, साम्राज्य मतलब जगहों को घेरना बंद कर देंगे, अलग अलग क्षेत्रों का विलय जो कर रहे थे अब नहीं करेंगे। पूर्व में किए गए संधियों को यथावत बनाए रखा गया, यथावत बनाए रखना। ये थी घोषणा जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई थी 1857 की क्रांति के पश्चात। आपने बगुला भगत की स्टोरी सुनी है, बगुला भगत की, बगुला भगत के बारे में सुना है, कहते नहीं है बगुला भगत। बगुला भगत ऐसा था, एक स्टोरी है थोड़ा सा। बगुला कैसा होता है, सीधा साधा लगता है। अब एक बार क्या हुआ, एक बगुला था वो बुढ़ा हो गया, उसको उतनी फुर्ती रही नहीं शिकार करने के लिए। तो उसने क्या किया, जो उसका शिकार क्या खाता है वो फिश, उनसे डील करी, यार तुम हमारे साथ रहा करो, अकेला हो गया हूँ जीवन में, अकेलापन हो गया है, साथ में बातचीत करते रहेंगे। अब वो तो अपना शिकार ढूंढ रहा था ना, तो अब मछलियों में दिमाग है नहीं, तो मछलियाँ साथ में रहने लगी। अब धीरे धीरे सारी मछलियाँ कम होने लगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ रहे, बगुला भगत की नीति अपना देंगे अब कौन, अंग्रेज। तुमको अब ये लग रहा होगा कि भारत के साथ संबंध हो कैसे रहे हैं। अब आपको अंग्रेज ऐसे दिख रहे होंगे कि बहुत अच्छे बन गए हैं, देखो घोषणाएं देखो क्या कर रहे हैं, भारत के साथ ब्रिटिश शासन के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। अब जो ये मतलब 1857 की क्रांति है, ऐसी कोई घटना ना होने की गारंटी दे दी इन्होंने। दूसरा देखो, भारत में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को छोड़ना। अभी तक क्या हो रहा था, युद्ध और विलय के माध्यम से क्या कर रहे थे, सारे क्षेत्रों को अपने साथ मिला रहे थे। अरे इतने क्षेत्रों का विलय नहीं पड़ा हमने, पूरे भारत को देखो कितने क्षेत्र थे। अब ये बताने वाली बात नहीं, पूरा हमने बात कर रखी है। पूर्व में किए गए संधियों को यथावत बनाए रखना, इससे पहले हमारी जो डील हुई है उनको हम वैसे बनाए रखेंगे। तो ये इन आधारों पर हमको क्या लग रहा है कि अब ब्रिटिश सुधर गए हैं, बगुला भगत बन गया भी है। लेकिन उद्देश्य पहले मैंने स्पष्ट कर दिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को छोड़ दिया, अब अप्रत्यक्ष पकड़ के रखेंगे। जैसे अब अगला इसमें हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा इसी में लिंक करके लिखना, मैं लिखा रहा हूँ। परंतु ब्रिटिश द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपनी पकड़ को और अधिक मजबूती प्रदान की। अपनी पकड़ को और अधिक मजबूती प्रदान की। उसके कुछ मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण से कैसे इसने अपने पक्ष में लिया। जैसे सबसे पहले लॉर्ड लिटन का नाम सुना आपने? लिटन जी, ओ माय गॉड, लिटन, ये हैं हमारे लिटन साहब। मैंने एक दिन ये चीज आपको बताया था ढंग से। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्यूडलिज्म इन ये यूरोप में क्या था? फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद में क्या होता था? किंग, नाइट, बैरन, लॉर्ड, ऐसे नहीं चलती थी, हायरार्की चलती थी। किंग विद इन द किंग का सिस्टम था। तो उनके नामों में लॉर्ड लगाया जाना, बैरन लगाया जाना, वो क्या बताता था कि वहाँ क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा के ऊपर राजा होता था। क्लियर? ये चीज़ मैंने पहले क्लियर की थी शायद। लिटन के समय में देखो 1876 में एक आया था साम्राज्य वो उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो रानी थी उसको भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। भारत की साम्राज्य घोषित। ये फैक्ट समझ में आया क्या लिखा है? रानी तो बनी है, तुम कौन होते बनाने वाली? अच्छा, ये आदित्य, ये फैक्ट क्यों लिखवाया मैंने? नहीं, ये तो मतलब एग्जांपल बताया मैंने, एज एग्जांपल। ये एग्जांपल है किस चीज का? हाँ, मतलब क्या चीज है? भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को त्याग कर अप्रत्यक्ष रूप से देखो नियंत्रण करने का तरीका। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे नियंत्रण कर रहे हैं उसका तरीका है ये एग्जांपल। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला मैंने लिखा है कि 1876 में उपाधि अधिनियम लेके आए लॉर्ड लिटन के काल में, और ब्रिटिश जो रानी थी उसको भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। मतलब अब भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कौन है? ब्रिटिश क्राउन, चाहे वो रानी बैठे चाहे राजा बैठे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम इसी में अगले साल 1877 में आपने सुना होगा दिल्ली दरबार की घोषणा। दिल्ली दरबार का आयोजन लिखो, दिल्ली दरबार का आयोजन। अब जो तुम्हारी बात थी हिमांशु भाई, उसको मैं यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर करूँगा। देखो मैंने आपको बताया था कि भारत में ब्रिटेन में जितने भी ये ब्रिटिशर्स आते रहे, इनके नाम क्या आ गया? आपने क्या बोला कि लॉर्ड लिखते हैं या बैरन लिखते थे। मैंने बोला कि ये क्या होता था? वहाँ की फ्यूडलिज्म सिस्टम को इंडिकेट करता है। ओके, ये चीज़ यहाँ भी देखो प्रूव होगी। नहीं, वो लॉर्ड, वो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। मैंने आपको बताया नहीं, फ्यूडलिज्म है, वहाँ भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, तो ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप क्या है पहले ये बताओ। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है भैया, उस कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज होंगी। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसकी एक कंट्री है ब्रिटेन, बस। देखो दिल्ली दरबार के बारे में आपने पढ़ा है? दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ था? ब्रिटेन की रानी आई दिल्ली में। ओके, वो दिल्ली में आई, उसने क्या किया? सबको बुलाया। जैसे मुगल बादशाह नहीं करता था? मुगल बादशाह क्या करते थे? हर साल बुलाते थे सब राजाओं को अपने। जैसे वो नहीं था अकबर ने भी किया था, शाहजहां ने भी किया था। वो उस एज ए सेंट्रल पावर वो करते थे ना रूल भारत में। मुगल जो उनके अगल बगल के छोटे मोटे राजा थे सबको हर साल बुलाते थे, बताओ तुमने क्या क्या दिया। फिर हम लोग भेंट लेके जाते थे। अगर आपने उत्तराखंड पढ़ा हो तो श्याम शाह वगैरह पढ़े होंगे। तो एकमात्र ऐसा राजा था श्याम शाह जिसने एडॉप्ट किया था, उसने ट्रांसफर नहीं किया था, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या देते थे उसको? भेंट देते थे ना, केंद्रीय राजा को क्या देते थे? भेंट के स्वरूप। तो वही चीज है, क्या दरबार लगाया जाता था। तो भारत की रीति पे ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ब्रिटिश रानी को बुलाया गया। अब ब्रिटिश रानी क्या करेगी? सबको इनाम देगी, असरफियाँ, है ना। तो यहाँ असरफी के रूप में क्या मिले? तोपों की सलामी।
जैसे ब्रिटिश रानी जब भारत में आएगी तो 101 तोपों की सलामी दी जाएगी, ठीक। जिस राजा का जैसा स्टेटस था उस हिसाब से उसको तोपों की सलामी अलॉट की गई। अब जैसे कोई बड़े अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांट रखा था अपना साम्राज्य, है ध्यान। पॉलिटी में पढ़ा था यार, भाग 7 क्या था, भाग 7 रिपील हो गया ना, क्या था भाग 7 में, 4 क्षेत्रों में बांट रखा था, ओके। तो जो ये 4 क्षेत्र थे, ब्रिटिश साम्राज्य के 4 क्षेत्र थे, इसमें अलग अलग समूह के राजा होते थे, कोई छोटा राजा होता था, कोई बड़ा राजा होता था। तो राजा के स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको तोपों की सलामी ट्रांसफर कर दी गई। अब राजा इसी पे ही भिड़ते रहेंगे ना कि तेरे को कितनी तोप की सलामी दी, 21, मुझे तो 11 की मिली, तो तुम दोनों तो आपस में भिड़े रहे ना। अब ताकत देख, मतलब कैसे भिड़ा रहे हैं लोगों को, देखो डिवाइड एंड रूल कभी नहीं भूलते हैं। यहाँ देखो अब मेथड चेंज कर दिया। तो दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया जा रहा है, समझ में आया। राजाओं को उलझाना है, राजाओं को क्यों उलझाना है, ताकि ये विद्रोह ना कर पाए, उनको इसी शक्ति में बांध के रख दिया। क्लियर हो गया होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहला एग्जाम्पल था लिटन वाला, दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे, लिखना थोड़ा। इसमें हमने लिख दिया ना कि ये भारत की साम्राज्य वगैरह घोषित कर दिया था करके। हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल इसमें बनेगा कि भारतीय देशी रियासतों के राजाओं को, भारतीय देशी रियासत के राजाओं का महत्व बढ़ाया गया, का महत्व बढ़ाया गया। ब्रिटिश ने महसूस किया कि एलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कुलीन, ऐसा महसूस किया गया कि कुलीन वर्ग एवं राजशाही, कुलीन वर्ग एवं भारतीय राजशाही, कुलीन वर्ग एवं भारतीय राजशाही को आम भारतीय कॉमन पीपल, आम भारतीय स्वाभाविक नेता के रूप में देखते थे, स्वाभाविक नेता के रूप में देखते थे, स्वाभाविक नेता के रूप में देखते थे। अतः अब ब्रिटिश द्वारा इनको अपने पक्ष में किया जाना, इनको अपने पक्ष में किया जाना। इस तथ्य को आप समझ पाए जो मैंने लिखवाया है, हाँ जी। ये जो सेकंड अभी जो आपको लिखवाया है, आपको समझ में आया। इसमें मैंने ये लिखवाया है कि जो भारत के राजे रजवाड़े होते हैं या फिर जो कुलीन वर्ग होता है, साधन संपन्न लोग, भारत में कैसा सेंटिमेंट था कि ये लोग हमारे क्या हैं, एज ए लीडर हैं, ये हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे राजा कैसे थे, संरक्षणवादी थे ना, उन्होंने संरक्षण ही तो दिया था। वो तो इन्होंने गंदगी फैलाई अंग्रेज आने से, फूट डालो राज करो की नीति से। तो जो है इस चीज़ को समझ गए कौन, अंग्रेज। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी नीतियां बनानी शुरू कर दी जिससे राजा, जो हमारे देशी रियासतों के राजा हैं, इनको अपने पक्ष में बांध के रखा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे निर्माण, टेलीग्राफ पढ़ाया था ना, तो रेलवे और टेलीग्राफ के माध्यम से इनको बांधना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये इंडिया था, अब ये मान लो कि ब्रिटिश प्रांत है, इसी के जस्ट बगल में क्या था, देशी रियासत है, ये थी स्वतंत्र। अब क्या करते, इसके बगल में फिर तुमको ब्रिटिश प्रांत मिलेगा, फिर देशी रियासत मिल जाएगी, अल्टरनेट चलता होगा ना, कोई ऐसा फिक्स थोड़ा था कि इतने भाग में देशी रियासत है, इतने भाग में ब्रिटिश साम्राज्य है। तो अब ब्रिटिश को ये दिक्कत थी कि जो देशी रियासत थी, यहाँ से विद्रोह हो सकता है दोबारा, तो इनको बांधना जरूरी है। ओके, 1857 के विद्रोह का एपिसेंटर कहाँ था, अवध। अवध इससे पहले क्या रहा था, देशी रियासत तुम्हारे सामने है। तो ये परिस्थितियां कहीं भी बन सकती हैं, तो इनको बांध के रखना जरूरी था। तो इनको बांधने का काम कौन करेगी, ये संचार माध्यम क्या बनेगा, रेलवे, टेलीग्राफ और ये पोस्ट ऑफिस। तो ये एग्जाम्पल आ जाएगा, क्या इसमें आ जाएगा, रेलवे,
टेलीग्राफ, और अगला ये पोस्ट ऑफिस को क्या बोलते हैं, पोस्ट सिस्टम। इसके माध्यम से देखो पूरा भारत को जोड़ने का प्रयास किया गया। अब देखने वाले को, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखक होगा, वो क्या बोलेगा कि भारत में क्या कर दिया हमने, विकास कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया था, बांधने का प्रयास किया देखो, ताकि देशी रियासत के लोग भगे नहीं, उनको मौका ही नहीं देना है ना कि वो विद्रोह कर पाएँ। अब तुम खुद सोचो, किसी देशी रियासत में ट्रेन आ गई, इन लोगों को बताया जाएगा और राजा को ये समझाया जाएगा कि ये ट्रेन क्यों आ रही है, इससे तुम्हारे यहाँ उत्पाद आएंगे, तुम्हारे यहाँ से हम सामान ले जाएंगे, बेचेंगे। लेकिन वो मेन क्यों लाए थे, अगर कहीं पे विद्रोह होएगा तो सबसे पहले सेना घुसा देंगे वहाँ पे, बस। समझ पाए? अभी भी नहीं है समझ में? यस, ट्रेन से हमारी जो ट्रूप्स है उसको ट्रांसफ़र करना आसान नहीं हो जाएगा? ये तो बहुत खतरनाक दिमाग है ना सालों का। वो तो हमारा बताएंगे आगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इनको मौका ही नहीं दिया, वरना ये तो तोड़ के जा रहे थे पूरा सिस्टम। भारत के अलावा इन्होंने जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया था ना, सारा ये साउथ और ईस्ट हमारे एशिया में, तो उसको सब तोड़ते हुए जा रहे थे वो। अब जब हार ही गए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इतना पैसा तो कुछ भी नहीं है, कितने उनकी तो लग गई मोह पूरी। द्वितीय विश्व युद्ध में हारना बहुत बड़ी चीज़ थी ना, तभी तो ब्रिटेन की शक्ति खत्म हो गई, वरना ब्रिटेन के जैसा कोई विकल्प ही नहीं था, सबसे ज़्यादा पैसे में वही था। इंटेंशन बुरे थे। अब मतलब अब आध्यात्मिक बातें कर रहे हो आज। हाँ, कर्म सिद्धांत आ गया। और ये सिद्धांत है किसका, कर्म सिद्धांत किसने दिया है? गीता ने दिया है ना। और गीता का आधार क्या है? प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आते हैं? वेदांत आता है, हम ब्रह्मसूत्र आती है, और भगवत गीता आती है। और जो वेदांत है उसका आधार क्या है? वेदांत से पहले क्या पढ़ा था मैंने? ये सब पढ़ा रखा है सबसे, तुमको भी पढ़ा रखा है भाई। वेदांत से जस्ट पहले कौन आए? वेदांत का दूसरा नाम उपनिषद भी है। उपनिषद से जस्ट पहले क्या था? आरण्यक, फिर वेद। मतलब सबकी जड़ में क्या है? वेद। तो तुम आस्तिक हो ना, तुम तो नास्तिक हो ही नहीं, क्योंकि तुम ही ने बोला अभी कर्म सिद्धांत। तुम एक दिन आप बोले थे ना कि आप नास्तिक हो, आपने बोला, तो आप तो आस्तिक सिद्ध हो गए हो। आप तो इस पे विश्वास कर रहे हो, कर्म सिद्धांत पे ना। चलो, हम कहाँ पे थे? हमने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में जो तृतीय चरण का उपनिवेशवाद है, उसमें राजनीतिक नीतियों में जो वादे किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से भारत को मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत को और ज़्यादा मजबूती से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने ये रही। अब दूसरा देखो, प्रशासनिक नीतियाँ। प्रशासनिक नीतियों में कैसे चेंज होंगे? प्रशासनिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ। प्रशासनिक नीतियों का जो उद्देश्य है इस चरण में, अठारह के विप्लव से लेकर ब्रिटिश
सौहार्दता को बढ़ावा देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। क्या लिखा है मैंने? मुझे ऐसे जैसे मैंने कोई महाभारत का श्लोक लिख दिया होगा, ऐसे देख रहे हो। यदा यदा ही धर्मस्य थोड़ा लिखा है यार। क्या लिखा है? 1857 की क्रांति जैसी विप्लव से बचना है, ठीक। इसमें फटाफट देखते हैं क्या है प्रशासनिक नीतियों में। अच्छा, प्रशासन क्या है वो चीज़ें हमको सब पता है। हाँ? हमने एंशिएंट इंडिया में पूरा समझा प्रशासन क्या चीज़ है। मैं बार बार आपको याद रखना। बताओगे जरा प्रशासन क्या होता है? शासन और प्रशासन में क्या अंतर था? हाँ, तोड़ दो, बताओ तो, तोड़ के ही बता दो। अच्छा, एक एग्जांपल बताओ। एक है मंत्री, कैबिनेट मंत्री कोई, होम मिनिस्टर। मान लो यू आर होम मिनिस्टर और मैं हूँ होम सेक्रेटरी, मैं IAS अधिकारी हूँ, तुम मंत्री हो। तो बताओ इसमें शासन में कौन है, प्रशासन में कौन है? ये भाई साहब शासन में बैठे हैं और मैं प्रशासन में हूँ। क्लियर है? तो इसको प्रशासन कहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूशन, बार बार बोलता भी हूँ, एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है ना, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। तो जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? प्रशासन। तो प्रशासनिक नीतियों में क्या होगा? अब देखो, हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, पढ़ा होगा। पिट्स इंडिया है ध्यान में? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? शक्तियों का विभाजन कर दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को अलग अलग शक्तियां दे दी गई थी। अब ये दोहरी जो शक्तियां थी इनको खत्म कर दिया गया, पूरी शक्ति भारत सचिव को सौंप दी गई, ठीक है। और एक वाइसराय का पद बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव में 15 सदस्यों के काउंसिल बनाई गई थी। लिखो जरा इसमें फटाफट। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे इसमें। भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, रुको क्या लिखा? भारत में, लिखो भारत में ये भारत के गवर्नर जनरल के पद को, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वाइसराय के पद का सृजन किया गया। कौन बने सबसे पहले वाइसराय? कैनिंग। वाइसराय के पद का सृजन किया गया, लिखा। भारत में वाइसराय के पद का सृजन किया गया, परंतु बंगाल, कौन कौन प्रेसिडेंसियां थी? कलकत्ता और बम्बई में गवर्नर की भूमिका बनी रही। गवर्नरों की भूमिका बनी रहेगी, बस एक अधिकारी के रूप में हमने वाइसराय का पद सृजित किया था, बनी रही। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखना पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आया था ना? पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था हिमांशु भाई? पिट्स इंडिया एक्ट when did it has in coming in India? आदित्य भाई आपने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट? कौन सी ईयर में आया था? 1784, ठीक है। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें एक प्रावधान था जिसे हम क्या कहते हैं? शक्ति का पृथक्करण। मतलब कंपनी दो काम करने लग गई थी ना, एक उसके राजनीतिक कार्य थे, दूसरे उसके कौन से कार्य थे? व्यावसायिक कार्य। तो इन दोनों को अलग अलग किया गया। जो कंपनी का राजनीतिक कार्य करता था उसे हम बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो कंपनी का राजनीतिक कार्य करता था उसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। तो वो दोहरी भूमिका को खत्म कर दिया गया यहाँ पे, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया है। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब क्या लिखा था? ओ भाई साहब क्या लिखा था लास्ट में?
कंट्रोल की दोहरी भूमिका को समाप्त कर भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। और भारत सचिव अकेले डिसीजन लेगा नहीं, उसके साथ 15 सदस्यीय काउंसिल भी बना दी गई, ये भी लिख लेना। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया एवं उसके साथ 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। अब ये लोग डिसीजन लेंगे। और भारत सचिव होता कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट का मेंबर होता था। हाँ? नहीं, अभी इसमें नहीं, अब 1861 में फिर बताएंगे। 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम आते हैं ना, इसमें वो चीज़ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। अब यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि हमको क्या करना है कि भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ताकि विद्रोह ना हो। तो हम देखते हैं इसमें जैसे एक ईस्ट पटियाला के एक राजा थे हमारे, और पंजाब के राजा थे, ऐसे 3 राजाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया था इस काउंसिल में। हाँ, वो होंगे बस, मैंने क्या बोला था, इंग्लिश जिसने पढ़ रखी है और एक जो इंग्लिश के वो हैं क्या, अनुमोदक। तो वो अगर इंग्लिश सीख ली तो तुम कहाँ के पक्षधर बनोगे? ब्रिटेन के। बस तुम बाहर से केवल हिंदू लगोगे ना, अंदर से थोड़े ना हो हिंदू। इसलिए तो इंग्लिश को मैं बिल्कुल बैन करता हूँ, क्या काम आएगी। गुलाम, इसका मतलब हमारे दिमाग से गुलामी गई नहीं है फिर। तो इंग्लिश बोलना अच्छा है, बोलो यार। तुमको विदेश जाना होगा तो खाली मेरे से बोलोगे। हाँ तो ये बात समझ में आई ना। एक भारत सचिव का पद बना दिया है और दूसरा ये वायसराय का पद प्रशासन में चल रहा है, ठीक है। अब प्रशासनिक नीतियों में कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती थी। क्या क्या पढ़ा था हमने वहाँ? अभी तक प्रशासनिक नीतियों में क्या क्या चीज़ें पढ़ता था? जैसे पुलिस सुधार पढ़े होंगे, सिविल सेवा में सुधार पढ़े होंगे ना, अब उनको देखेंगे थोड़ा। अब ये क्या करेंगे, देखो एक हेडिंग बना के इसमें लिखो सिविल सेवा में सुधार। सिविल सेवा में सुधार, सिविल सेवा सुधार। भारत को ये हेडिंग बन के आगे लिखोगे, सिविल सेवा में। भारत में स्टेचुरी, ऐसे स्टेट्यूटरी, ऐसे लिख दो, स्टेट्यूटरी सिविल सेवा, स्टेट्यूटरी सिविल सेवा, सिविल सेवा का प्रावधान लाया गया, जिसमें अभिजात्य भारतीय लोगों के बच्चों को सिविल सेवा में भूमिका दी गई। अभिजात्य भारतीय लोगों के बच्चों को सिविल सेवा में भूमिका दी गई। समझ पा रहे हैं? अब इसका लिंक है कहाँ? जो मैंने आपको राजनीति अभी जस्ट राजनीति वाला एंगल जब लिखवाया था, सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था कि देशी रियासतों के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाए जाना जिसकी वजह से लोग उनके साथ बधे रहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने इन्फ्लुएंस में किसको लेना पड़ेगा? राजाओं को। तो राजाओं को इन्फ्लुएंस में लेने के लिए उनके जो बच्चे हैं उनको क्या कर देना है? अधिकारी बना दो। इंडियन सिविल सर्विस, उस समय ICS होती थी। इसी क्रम में हम देखते हैं ना, सबसे पहला जो भारतीय था जो सिविल सेवा में पास होता है कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भैया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस वगैरह सभी इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं। क्या बताया मैंने? भारतीय सिविल सेवा, जिसे आज IS कहते हैं ना, उसका नाम पहले था ICS, इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन सिविल सर्विस सबसे ज़्यादा वेतनभोगी होती थी पूरे विश्व में, इसकी पहचान थी, ये भी बताया था। कार्नवालिस एक्ट बताया था 1793 का। क्या था उसमें? 1500 रुपये सैलरी थी और 1% क्या था रेवेन्यू का परसेंटेज। ये याद होनी चाहिए तभी तो समझ में आएगा। तो स्टेचुरी सिविल सर्विस समझ में आया तुमको? स्टेचुरी सिविल सर्विस में क्या था? जो हमारे राजे रजवाड़े लोग हैं उनको क्या करना है? उनके बच्चों को सिविल सेवा में आने के लिए एंट्री दे दी। तुष्टिकरण की राजनीति है वो, और कुछ नहीं। ठीक, दूसरा हम देखते हैं वो पुलिस सुधार।
एक अगला हेडिंग बनाओ फटाफट, पुलिस सुधार। पुलिस सुधार कुछ नहीं, आईजी की पद का सृजन कर दिया था, वो हमने पहले भी कर लिया है। 1861 में आईजी के पद का सृजन, आईजी सबसे बड़ा पद होता है ना पुलिस में, आईजी के पद का सृजन किया गया। और वर्तमान में भी पुलिस तंत्र का ढांचा यही है जो 1861 में बनाया था ना इन्होंने, आज तक वही ढांचा परसुइंग है। कितने हो गए? 2। अब लिखो सैन्य सुधार। यस, क्या होना चाहिए इस पर अभी बात नहीं करेंगे, ये बहुत गहरी डील हो जाएगी। तीसरा बिंदु लिखेंगे, क्या बताया था तीसरा बिंदु? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार। अब देखो सैन्य सुधार कैसे होना था। देखो बैरकपुर छावनी, जहाँ 1857 का जब हम विद्रोह पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिवोल्ट का एरिया बना था बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक। और लगभग 2-2.5 लाख आर्मी वाले ने एक साथ विद्रोह किया था, कुछ नहीं कर पाए ये लोग ना, अंग्रेज लोग कुछ नहीं कर पाए। तो उनकी गलती ये रही थी कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस आई थी, पढ़ा था ना, लॉर्ड कौन लाया था? वेलेस्ली। और सहायक संधि प्रणाली, उससे पहले घेरी की नीति, इन सब नीतियों से इन्होंने क्या किया, और राज्य हड़प की नीति, अपनी सेना खड़ी की थी ना एक। तो जब अपनी सेना खड़ी की है तो इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिया, उस सेना में भारतीयों को ही एंट्री दे दी, पैसा बचाना था ना उनको अपना, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे वो कम रुपये में अपना काम करते थे और यहाँ बेरोजगारी थी, तो लोगों ने काम करना शुरू भी कर दिया। लेकिन इनको क्या पता कि 1857 का विद्रोह भी हो जाएगा। अभी तक जो सेना का अनुपात था वो ऐसा था, मान लो मोटा मोटा 6:1, 6 इंडियन होते थे, 1 यूरोपीय होता था। तो कितनी बड़ी अपनी चोट खुद नहीं पाल रखी है यूरोपियों ने। तो अब ये इसको बैलेंस करने का प्रयास किया, 3:3 अनुपात सेम किया। किसका? सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात सेम किया। दूसरा, जो तोपखाना विभाग होता है, तोपखाने विभाग को परमानेंटली दूर रखा गया भारतीयों से। उद्देश्य नहीं भूलना है, उद्देश्य क्या है? 1857 के विद्रोह को रोकना है, वो नहीं भूलना है। तो पहला प्रयास क्या किया? सेना में जितने यूरोपीय होंगे उतने भारतीय होंगे। दूसरा, सेना में क्या किया? जो तोपखाना विभाग है, जहाँ पर बम पटाखे बन रहे हैं, बंदूकें बन रही हैं, उससे भारतीयों को बिल्कुल दूर रखना है, वहाँ पर केवल यूरोपीय कार्य कर सकते हैं, ठीक। और जो तीसरा पॉइंट इसमें बन के आता है, आपने सुना होगा ना, आज भी चलते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ये नेपाल गोरखा रेजिमेंट है ना, असम राइफल, ये चीज़ें क्या थी? हमारी सेना को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया। नहीं, इन 3 पॉइंटों को फटाफट मेंशन कर लो। सैन्य सुधार में पहला बिंदु लिखोगे, क्या बताया था पहला बिंदु मैंने? हाँ, सेना में यूरोपीय और भारतीय अनुपात समान किया जाना। सेना में भारतीय रेशियो अनुपात, ऐसा चिन्ह बना दो ना, ऐसे, इधर भारतीय लिख दी, इधर यूरोपीय, अनुपात समान बनाया जाना, अनुपात समान बनाया जाना। सेकंड पॉइंट क्या बताया था? सेकंड पॉइंट, हाँ हाँ, भारतीयों को तोपखाना विभाग, तोपखाने से पृथक रखा गया। तोपखाने से पृथक रखा गया। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, तीसरा बिंदु क्या था? हाँ, सेना को जाति एवं क्षेत्रीय आधार पर बांट देना। सेना को जातीय एवं क्षेत्रीय आधार पर बांट देना, विभाजित कर देना। जातीय और क्षेत्रीय आधार पर। एग्जाम्पल आप लिख लेना है इसमें, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, असम राइफल और गोरखा रेजिमेंट, ऐसा सारा। अब एक चीज़ देखना इसमें, एक चीज़ मैं भूल गया था जब ये पढ़ा था ना हमने प्रशासन में,
15 सदस्यीय जो काउंसिल पड़ी थी, इसी समय हम देखते हैं एक पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना देखते हैं ना, विभागीय प्रणाली कहते हैं जिसको, वो एग्जाम में कभी आता है तो एक स्टार बना के उसको मेंशन करो, फटाफट में लिख पा रहा हूँ। भारत में वायसराय की शक्ति को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली ब्रैकेट में लिखोगे विभागीय प्रणाली, इसी को विभागीय प्रणाली कहते हैं। आज भी है ना भारत में अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंटल टेम्परामेंट, विभागीय प्रणाली का सृजन किया गया। देखो विभागीय प्रणाली लॉर्ड उसके टाइम पे आएगी, हाँ, जो भारत का पहला वायसराय बनेगा कौन था? कैनिंग, वो आपको याद रहना चाहिए। अब मैंने एक हिंट किया यहाँ पे, क्या है कि वायसराय की शक्ति को बढ़ाना था, ठीक है। वो वायसराय की शक्ति को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके साथ कितने सदस्य थे? साथ में 4, 4+1 साथ में डिसीजन लेते थे। अगला हम देखते हैं 1781 में उसने डिमांड करी कि कम होनी चाहिए, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में एक व्यक्ति को कम कर दिया गया, फिर 3+1 चलता है, ठीक है। फिर हम आगे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब एंट्री होती है तो वो क्या करेगा? ये काउंसिल की कोई बात मानता ही नहीं होगा, तो सबसे ऊपर मेरा डिसीजन रहेगा, ठीक। फिर आगे हम आते 1833 के चार्टर में देखते हैं। 1833 के चार्टर में क्या होता है? 3 सदस्य थे, अब चौथा सदस्य के रूप में विधि सदस्य कौन बना? मैकाले बनता है ना। फिर 5वें सदस्य 1853 में देखते हैं, फिर 5 सदस्य हो जाते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर अभी लास्ट मैंने आपको लिखवाया कि 15 सदस्यीय काउंसिल बना दी गई, ठीक। इसके बाद उसकी ताकत को बढ़ाना है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत करनी है, तो उसकी ताकत को बढ़ानी है किसकी? वायसराय की। तो वायसराय की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? विभागीय प्रणाली स्थापित की गई। अब विभाग क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझो ना। अगर मान लो आप कितने जने बैठे हो, 2 4 6, आप 6 जने अगर मेरे साथ डील, हम एक पक्ष, तुम 6 जने हो, एक पक्ष में अकेला हूँ, अगर हमारे बीच में कोई डील होनी है तो मैं हार सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना। सेम चीज़ मान लो, अगर आप इतने सारे विभाग बना दिए मैंने, सबके साथ अगर मैं इंडिविजुअली डील करूँगा तो आसान नहीं हो जाएगा, ये समस्या। तो विभागीय प्रणाली क्यों ला रहे हैं, समझ में आया? उद्देश्य क्या है? देखो 1857 की विप्लव को रोकना है, क्योंकि ऐसा डिसीजन हम ले नहीं सकते हैं बिल्कुल भी जिससे कि हमारे इसकी शक्ति कम हो सके, किसकी? वायसराय की। तो आज हमने क्या पढ़ा? तृतीय चरण का उपनिवेशवाद, इसमें हमने राजनीतिक नीतियाँ समझ ली और प्रशासनिक नीतियाँ समझ ली। अब कल इसको हम पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे। अब क्या क्या इसमें आर्थिक नीतियाँ चलेंगी, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ और संवैधानिक विकास। कुछ पूछना है आपको? तू क्या बताएगा? बल सब आता है मेरे को। बन गई फिल्म?